पाकिस्तान बनने के सिलसिले में सिंध में हुए कत्लेआम पर मेरी तकरीर का ये दूसरा हिस्सा है। इससे पहले मैं इस तकरीर का पहला हिस्सा आप सबकी नज़र कर चुका हूँ, जिसमें मैंने सिंध में दिसंबर 1947 तक के हालात का जिक्र किया था। अगर आपने मेरी वो तकरीर नहीं देखी तो मेहरबानी करके वो भी देख सुन लीजिए। सिंध से भारत जाने के रेलवे के दो रास्ते थे। एक रास्ता पंजाब से होकर जाता था। 1947 में पंजाब की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। एक तरफ तो वेस्ट पंजाब में हिंदू सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तो दूसरी तरफ ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के बहुत ज़्यादा कत्ल हो रहे थे। अगस्त 1947 के बाद तो भारत के यूनाइटेड प्रोविंसेस से निकलकर पाकिस्तान जाना मुसलमान मुहाजिरों के लिए नामुमकिन सा ही हो गया था। पंजाब के हालात के मद्देनज़र यूनाइटेड प्रोविंसेस के मुस्लिम मुहाजिर पहले बॉम्बे जाते और फिर वहाँ से स्टीमर वगैरह से वो कराची पहुँचते। पंजाब के उन्हीं हालात की वजह से सिंध से भारत जाने के लिए पंजाब से गुज़रना हिंदुओं और सिखों के लिए भी वैसा ही ख़तरनाक था। सिंध से निकलने या सिंध तक जाने का रेलवे का दूसरा रास्ता वो था जो सिंध को राजपूताना से जोड़ता है। सिंध के हैदराबाद से जोधपुर वगैरह के लिए रेलवे लाइन थी और उस पर आवाजाही चल रही थी। ये रेलवे लाइन खोखरो पार से होकर गुजरती थी, बल्कि अब भी गुजरती है। सिंध तक आने और जाने का तीसरा रास्ता समुंदर का था। बॉम्बे से कराची तक समुद्री जहाज़ और स्टीमर चलते थे, अब भी चलते हैं। इसके अलावा बहुत कम इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता हवाई जहाज़ का था। उस दौर में हवाई जहाज़ के ज़रिए भी कुछ लोग सिंध से निकलकर भारत चले गए थे। सिंध के अंदरूनी हिस्से से कुछ सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने के लिए निकले। भारत जाने के लिए उन्हें सिंध के कराची में पहुंचना था। कराची से ही भारत जाने के लिए समुद्री जहाज़ या स्टीमर मिलता था। भारत जाने के लिए ख़ास तौर पर समुद्री जहाज़ और स्टीमर चलाए जा रहे थे उन दिनों, पर जाने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जहाज़ का टिकट मिलने में कई दिन लग जाते थे। उतने दिन मुसाफिरों को कराची में ही रुकना पड़ता था। वो सिख एक रेलगाड़ी के ज़रिए 6 जनवरी 1948 को कराची के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ से वो लोग टांगों पर सवार होकर कराची में ही रतन तलाव में गुरु मंदिर के लिए चल पड़े, जिसे गुरुद्वारा अकाल बुंगा भी कहते हैं। भारत के लिए रवाना होने तक उन्होंने वहीं उसी गुरु मंदिर में ठहरना था। रास्ते में एक भीड़ ने टांगों पर सवार उन सिखों को रोककर टांगों से नीचे उतार लिया और उनसे धक्का मुक्की करने लगे। उन सिखों ने किसी तरह से अपने आप को बचाया और गुरुद्वारा साहिब तक पहुंच गए। शहर में ये बात फैल गई कि कराची में सिख आए हुए हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने गुरुद्वारा साहिब पर हमला कर दिया। सिखों के पास कुछ तलवारें थीं। उन्होंने तलवारों से हमलावरों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। सिख थोड़े थे और हमलावर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी भीड़ थी उनकी, और जल्द ही सिखों की लाशें गिरने लगी। हमलावर गुरुद्वारे के अंदर घुस गए और आग लगानी शुरू कर दी। जो भी सिख उनकी नज़र में आया वो उसको तेज़धार हथियारों से मारते गए। इस तरह वहाँ सभी सिखों को शरेआम कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में भारत के उस वक्त के हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने
6 जनवरी को रेलगाड़ी से कराची पहुंचने वाले सिखों की तादाद 117 लिखी है। उन्होंने लिखा है कि उन 117 सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिस ज़मीन पर वो गुरुद्वारा था, अब वहाँ नबी बाग ZM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बना हुआ है। उस दौर में पाकिस्तान के हमायतियों के दिलों में सिखों के लिए बहुत नफरत थी। ख़ास तौर पर मुहाजिर तो सिखों को बहुत नफरत करते थे। जैसा कि मैं अपनी कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, ईस्ट पंजाब और सिख रियासतों में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए थे। जुल्म तो और जगहों पर भी हुए ही थे, लेकिन अपनी दस्तार और दाढ़ी वगैरह की वजह से सिख दूर से ही पहचाने जाते हैं। ईस्ट पंजाब और सिख रियासतों में सिख दिखने वाले गुंडों के जुल्मों का खमियाजा सूबा सरहद, बलोचिस्तान और वेस्ट पंजाब के सिखों की तरह सिंध के सिखों को भी भुगतना पड़ा। नवाब शाह में सिखों के कत्लों के बाद भारत जाने वाले सिखों को रेलगाड़ी में पुलिस प्रोटेक्शन में भेजा जाता था। कराची में उनको पुलिस की हिफाजत में उनके ठहरने की जगह तक ले जाया जाता था। बाद में तो सिक्योरिटी के लिए समुद्री जहाज़ में बिठाने के लिए सिखों को रात के वक्त लेकर जाना शुरू कर दिया था। ये जो सिख आए थे 117, इन्होंने पहले से ही इंडियन हाई कमिश्नर को टेलीग्राम भेजकर 6 जनवरी को रेलगाड़ी से अपने कराची आने की जानकारी दे दी थी। पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर श्री प्रकाश दिसंबर 1947 में भारत गए थे। हाई कमीशन में फॉरेन सर्विसेज के एक अटैची ने वो टेलीग्राम रिसीव करके अपनी जेब में डाल ली और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हाई कमिश्नर श्री प्रकाश 5 जनवरी 1948 को कराची लौट आए। उन्होंने लिखा है कि उन्हें उस टेलीग्राम की उस वक्त कोई इतला नहीं दी गई थी। अगर उनको पता होता तो वो उन सिखों की हिफाजत के लिए पूरा बंदोबस्त करते। उन्हें उस टेलीग्राम की जानकारी उस कत्लेआम के काफ़ी दिनों बाद दी गई। बड़ी हैरानी की बात है कि हाई कमीशन में टेलीग्राम ऑफिशियली रिसीव भी की गई, लेकिन खुद हाई कमिश्नर को इसकी जानकारी नहीं दी गई। कमीशन में फॉरेन सर्विसेज के जिस अटैची ने वो टेलीग्राम रिसीव की, उसने उस पर कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा और उस पर यह कि उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। चलो, जो होना था वो तो हो ही गया। दंगाई भीड़ रतन तालाब के उस गुरुद्वारे तक ही नहीं रुकी। दंगाइयों की भीड़ शहर के अलग अलग हिस्सों में फैलती गई। जहाँ जहाँ भी हिंदू आबादी थी, वहाँ वहाँ लूट मार का दौर चल पड़ा। फ्रेरे रोड, ब्रिंस रोड, आमिल कॉलोनी, जमशेद क्वार्टर्स, गाड़ी खाता वगैरह इलाकों में हिंदू घरों को घेर कर लूटा गया। गाड़ी खाता को पाकिस्तान चौक कहते हैं। तलवारें, चाकू और लाठियां लेकर इस भीड़ के लोग हिंदुओं के घरों में घुस जाते और उनका सामान उठा उठा कर अपने साथ लाए ट्रकों और तांगों वगैरह में लादने लग जाते। कई मंदिरों और गुरुद्वारों में भीड़ ने घुसकर बेअदबी की। देव मूर्तियों को तोड़ दिया गया और धर्म ग्रंथों के पन्नों को फाड़ डाला गया। जगन्नाथ मंदिर, गुरु रामदास दरबार, भाई वत्स्याराम का मंदिर, गुरु नानक टेम्पल, शारदा मंदिर, शीतला मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, जेठमल गुरुद्वारा, ये सब दंगाई भीड़ों के हमलों का निशाना बने।
सिंध के अलग अलग हिस्सों से आए बहुत सारे परिवारों ने शोभराज अस्पताल के पास उर्दू बाजार में स्थित आर्य समाज स्कूल में पनाह ली हुई थी। दंगाइयों की भीड़ बाहर का दरवाजा तोड़कर स्कूल के अंदर घुस गई। उन्होंने वहां कई लोगों को कत्ल कर दिया और कई जख्मी हो गए। जो सामान वो लूट सकते थे वो गाड़ियों, तांगों और कारों में लाद कर ले गए। कई दंगाई तो अपने सिरों पर लूट का सामान उठाकर ले गए। हिंदू औरतों ने जो गहने पहन रखे थे वो गहने भी दंगाइयों ने छीन लिए। कुछ हिंदुओं की लाशें वहीं पड़ी हुई थी। कुछ हिंदू बुरी तरह से जख्मी हुए कराह रहे थे। उनकी औरतें और बच्चे खौफजदा होकर चिल्ला रहे थे। लूटमार करने के बाद दंगाई वहां आग लगाकर चले गए। 6 जनवरी 1948 की सुबह 10 बजे तक कराची के कई हिस्सों में हिंदुओं पर हमले हो चुके थे। जो गांधी जी सिंध के हिंदुओं को ये यकीन दिलाते रहे कि सिंधी हिंदुओं को सिंध में पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, वो उस समय दिल्ली में थे और अपनी रूटीन के अनुसार खास लोगों से मिल रहे थे। ये वो वक्त था जब कश्मीर पर हमला होने के बाद से वहां जंग चल रही थी। ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया जा रहा था। 6 जनवरी को ही इस मुद्दे पर सिक्योरिटी काउंसिल में चल रही सुनवाई को अगली मीटिंग तक के लिए एडजॉर्न कर दिया गया था। सुबह तकरीबन 11 बजे एक हिंदू रहनुमा और पीस बोर्ड के सेक्रेटरी MP ताहिल रामानी भागते हुए सिंध के चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खुड़ो के दफ्तर में गए और उनको बताया कि गुरु मंदिर में सिखों पर तेजधार हथियारों से हमला किया जा रहा। जब शहर में दंगे हो रहे थे, लोगों को कत्ल किया जा रहा था, आगजनी हो रही थी, लूट मची हुई थी, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर अपने DIG से राब्ता करने की कोशिश करता है, पर किसी भी तरह से चीफ मिनिस्टर का अपने DIG से राब्ता नहीं हो पाता। तब चीफ मिनिस्टर SP शरीफ खान को हुक्म देते हैं कि गुरुद्वारे वाली जगह पर जाकर लोगों की जानें बचाएं। तकरीबन 1 घंटे बाद मिस्टर ताहिल रामानी फिर से चीफ मिनिस्टर के पास लौटते हैं और उनको बताते हैं कि हमले पहले की तरह ही हो रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खुड़ो साहब ने खुद भी लिखा है कि पुलिस कम थी और शहर के हालात के प्रति वो लापरवाह थी। अब तक दोपहर हो चुकी थी, 12:30 बज चुके थे। चीफ मिनिस्टर अयूब खुड़ो जल्दी से खुद ही कत्लेआम की लपेट में आए इलाकों की गश्त पर निकल गए। उन्होंने खुद देखा कि दंगई मुहाजिरों की भीड़ें मंदिरों पर हमले कर रही थी। उन मुहाजिरों में से कई उस गुरुद्वारे के अंदर घुस चुके थे। गुरुद्वारे के अंदर सिखों का कत्लेआम किया गया था। SP शरीफ खान और उनके सिपाही वहां बाहर मौजूद थे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मोहम्मद अयूब खुड़ो के साथ उनका ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड था। खुड़ो ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को फायरिंग करने के लिए कहा। खुड़ो के पास अपनी पर्सनल गन थी। उन्होंने खुद अपनी गन से दंगाइयों पर फायरिंग की। सुबह के चीफ मिनिस्टर को खुद फायरिंग करते देख दंगाइयों की भीड़ बिखर गई। अयूब खुड़ो कई इलाकों में गए और अपनी पिस्टल से गोलियां चलाईं। इसके जल्दी बाद ही तकरीबन 1:30 बजे चीफ मिनिस्टर खुड़ो ने पाकिस्तान आर्मी के GOC जनरल अकबर खान से राब्ता किया। एक इंडियन फ्रीडम फाइटर ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब हुए थे, जो अलीगढ़ से थे। मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान की मांग उठाई तो यूनाइटेड इंडिया के हक में
और पाकिस्तान बनाए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले मुसलमानों में से एक ये ख्वाजा अब्दुल मजीद भी थे। पाकिस्तान आर्मी के जीओसी जनरल अकबर खान उन्हीं ख्वाजा अब्दुल मजीद साहिब के रिश्तेदार थे। जब सिंध के चीफ मिनिस्टर खुड़ो ने जनरल अकबर खान से राब्ता किया तो उन्होंने कत्लेआम और लूटपाट रोकने के लिए आर्मी भेज दी। तकरीबन 3 बजे तक ब्रिगेडियर KM शेख की कमांड में पाकिस्तान आर्मी कराची शहर में दाखिल हो गई। रात 8 बजे तक चीफ मिनिस्टर खुड़ो खुद कराची शहर में गश्त पर रहे। खुड़ो एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, लेकिन कराची के इन दंगों में खुद उतरकर दंगाइयों पर खुद गोलियां चलाकर उन्होंने अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी की एक शानदार मिसाल भी पेश की, और इस बात के लिए उनकी तारीफ की जानी तो बनती ही है। अयूब खुड़ो ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया जो 4 दिन तक चलता रहा। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया था। आर्मी ने दंगाइयों पर गोलियां चलाकर 9 दंगाइयों को मार डाला। 9 दंगाई आर्मी की गोलियों से मरे। पाकिस्तान की आर्मी के इस सख्त एक्शन के बाद कराची में हालात काबू में आ गए। रात को 9:30 बजे खुड़ो गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्नाह को शहर के हालात की रिपोर्ट देने गए। उस वक्त जिन्नाह ने उनको इंडिया से आए मुसलमान मुहाजिरों के बारे में कहा कि इन मुहाजिरों ने मेरा मुंह काला कर दिया है। अभी 2 दिन पहले ही सर जफरुल्लाह ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि पाकिस्तान में कोई दंगे नहीं हो रहे और इंडिया में कई दंगे हो रहे हैं। ये जिन्नाह ने कहा था खुड़ो को। अयूब खुड़ो ने लिखा है कि जिन्नाह को मिलने के बाद वो दोबारा से कराची शहर के टूर पर गए और रात में जनरल अकबर खान और ब्रिगेडियर शेख से पुलिस स्टेशन में कॉन्फ्रेंस भी की। अगले दिन फिर से फसाद शुरू हो गए, फिर से दंगे शुरू हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने 2 या 3 दंगाइयों को गोली मार दी। उसके बाद फिर हालात काबू में आ गए। अयूब खुड़ो ने लिखा है कि इस दिन यानी 7 जनवरी 1948 को भी वो अपनी गन उठाकर शहर की गश्त पर निकले थे। उनके पर्सनल सेक्रेटरी आगा शाही भी अपनी पिस्टल लेकर उनके साथ थे। जब फसाद पूरी तरह से काबू में आ गए तो खुड़ो मोहम्मद अली जिन्नाह और उनकी बहन मिस जिन्नाह को कराची के दौरे पर लेकर गए और दिखाया कि शहर में हालात अब पूरी तरह से नॉर्मल हैं। उससे अगले दिन 9 या 10 जनवरी को खुड़ो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को किसी काम के सिलसिले में मिलने गए। खुड़ो ने खुद लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने उन्हें कहा कि आप किस तरह के मुसलमान हैं जो यहाँ हिंदुओं को बचा रहे हैं, जबकि इंडिया में मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। क्या आपको खुद पर शर्म नहीं आती? यहाँ तक कि आपने कुछ मुसलमान भी कत्ल कर दिए। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सिंध के चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं। हिंदुओं सिखों से लूटी गई कई चीज़ें रिकवर भी कर ली गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से भी बहुत सामान रिकवर किया गया। सैकड़ों दंगाइयों को, कातिलों, लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी शामिल थे। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से उनको रिहा भी करना पड़ा, रिलीज करना पड़ा। 4 महीने के अंदर अंदर तो चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खुड़ो को भी सिंध के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया था। BBC के लिए लिखी अपनी एक रिपोर्ट में रियाज सुहेल साहब ने लिखा है कि मुस्लिम लीग से जुड़ी सिंधी अखबार
अल वहीद ने एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से 2 दिनों में 127 लोग मारे जाने और 300 से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबर दी थी। इसके अलावा लाहौर से छपने वाले रोज़ाना अखबार इनकलाब ने 10 जनवरी को छापी खबर में मरने वालों की तादाद 105 बताई थी और लिखा था कि इतने ही लोग ज़ख्मी भी हुए। दूसरी तरफ सिंध के तब के चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खूड़ो साहब ने लिखा है कि 10 या 15 से ज़्यादा लोग नहीं मरे। खूड़ो साहब की ये स्टेटमेंट उनकी बेटी मोहतरमा हमीदा खूड़ो ने अपनी किताब में दी है। जब मुस्लिम लीग की अखबार, खुद मुस्लिम लीग की अखबार 127 लोगों के मारे जाने की बात लिख रही थी, उस हालात में खूड़ो साहब की स्टेटमेंट को सही कतई नहीं माना जा सकता। गोपाल दास खोसला साहब की किताब स्टर्न रैकनिक के मुताबिक कराची के उस कत्लेआम में कम से कम 300 कत्ल हुए और इससे दुगने जख्मी हुए। ये स्टर्न रैकनिंग में गोपाल दास खोसला साहब ने लिखा है। पाकिस्तान में भारत के उस वक्त के हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने 6 जनवरी को रेलगाड़ी से कराची पहुंचने वाले सिखों की तादाद 117 लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इन 117 सिखों को बहुत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सिखों के अलावा बहुत सारे हिंदू भी तो कत्ल हुए थे ना। 6 जनवरी को दिन में 12:30-1 बजे तक 117 सिख कत्ल किए जा चुके थे। उस वक्त तक कराची के दूसरे इलाकों में हिंदुओं के कत्ल भी हो रहे थे। दिन में 3 बजे के करीब जब आर्मी आई तब तक कत्ल हो ही तो रहे थे, इसीलिए तो आर्मी ने दंगाइयों पर फायरिंग की। अगले दिन 7 जनवरी को फसाद फिर से शुरू हो गए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे हिंदू इन 2 दिनों में कराची में कत्ल कर दिए गए थे। पाकिस्तानी होम मिनिस्टर फजलुर रहमान ने कराची के कत्लेआम के लिए भारत के अजमेर में मुसलमानों के कत्लों को जिम्मेदार ठहराया और दिल्ली में मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए सिखों पर भी इल्ज़ाम तराशी की। अजमेर में मुसलमानों के कत्ल 7 दिसंबर 1947 को हुए थे। ऐसा कहा गया कि हमलावरों में सिंध से गए कुछ हिंदू भी शामिल थे। चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अयूब खूड़ो ने बयान दिया था कि इंडिया में सिखों ने जो जुल्म किए हैं मुसलमानों पर, उसकी वजह से मुसलमान मुहाजिर खुद पर काबू नहीं रख पाए। सिंध के हैदराबाद और कराची में हुए कत्लों के बाद सिंध से हिंदू सिखों के निकलकर भारत जाने में बहुत तेज़ी आ गई। सिंध से निकलकर भारत पहुंचना भी आसान नहीं था, उसके लिए भी उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। उसकी भी एक लंबी कथा है। 1947 से पहले जिस सिंध में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 26-27% थी, उस सिंध में हिंदू आबादी अब तकरीबन 9% है। 2024 साल चल रहा है, अब तकरीबन 9% आबादी है सिंध में। कराची में 1947 तक हिंदू आबादी 51% से थोड़ा ज़्यादा थी, आधे से ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी थी वहाँ पे। अब कराची में हिंदू आबादी 1% से भी कम है। हैदराबाद भी 1947 तक हिंदू मेजॉरिटी वाला शहर था। अब वहाँ हिंदू आबादी 5 या 6% के आसपास है। सिंध का उमरकोट ज़िला आज भी हिंदू मेजॉरिटी है। इसके अलावा थरपारकर, मीरपुर खास और टंडो अल्लाह यार ऐसे ज़िले हैं जहाँ हिंदुओं की काफ़ी आबादी है।